हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज की समरी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर। कभी कभी इस चैप्टर का नाम जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स ऐसे भी दे दिया जाता है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस अगर बोला जाए तो एमएसटीसीटी में डायरेक्टली 2 सवाल इस चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत ही अहम बन जाता है, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर देते हैं। और इस चैप्टर में से मैं आपको बता दूं हम लोग क्या क्या चीजें कवर करवाने हैं। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ साथ पूरा डेफिनेशन, सारे डेफिनेशंस का समरी भी हम लोग देखने वाले हैं। मैं पहले ही ये चीजें क्लियर कर दूं, सारे डेरिवेशंस देखना यहाँ पे डिफिकल्ट रह जाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है। बट इतना तो एश्योरिटी दे देते थे कि चैप्टर का रिवीजन जो है अगर आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिया है तो रिवीजन बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। तो पेन किताब उठा लीजिए, साइमल्टेनियसली मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए और अपना प्रिपरेशन जबरदस्त करते रहिए। तो सीधे शुरू करते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के ऊपर ही, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यू जस्ट कैन गो थ्रू इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, लाइक प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, देन नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। तो बेसिकली हम लोग प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क पढ़ लेते हैं तो उसको देखेंगे। मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में जनरली देखते हैं तो किस तरीके से हमको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, इंटरनल एनर्जी। कोई भी सिस्टम अगर देखते हैं हमारा सिस्टम क्या रहेगा वो शुरू में ही बता देंगे। तो इंटरनल एनर्जी किस तरीके से डिफाइन करेगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते रहता है। एंथैल्पी, हीट कंटेंट क्या रहेगा, एंड थर्मोकेमिस्ट्री। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर अपन पढ़ रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कौन कौन से टाइप के एनर्जी चेंजेस होते हैं, माने माइक्रो से लेके मैक्रो तक, माने एक बॉन्ड के तोड़ने से एक मॉलिक्यूल बनाने तक कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो उन पे थोड़ा रुख कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स नाम में ही मतलब छुपा है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बेटा। तो थर्मोडायनामिक्स नाम में ही मतलब छुपा है और इस मतलब को हम लोग काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, राइट। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्म माने इट इज रिलेटेड टू व्हाट बेटा, थर्मो इट इज रिलेटेड टू हीट, सही है। एंड डायनामिक्स ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू व्हाट बेटा, फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स जब डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद व्हाट बेटा, एनर्जी चेंजेस इन अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। जब मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं या मैं पानी को हीट कर रहा हूं, या कोई पानी को हीट कर रहा हूं माने इट इज वन ऑफ द प्रोसेस। पानी को हीट करके लिक्विड से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, गैस बना रहा हूं। या मैंने आइस ले लिया, आइस को मैं हीट करके मैं क्या कर दिया बेटा, मेल्ट कर दिया। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो कोई भी प्रोसेस ले लो, ठीक है ना। आप बाइक चला रहे हो, बाइक में आपने फ्यूल डाला है, फ्यूल का कंबशन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट बेटा, वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन आप बोल सकते हो। तो कंबशन रिएक्शन हो या कोई प्रोसेस आप कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल प्रोसेस माने जिसमें फेज चेंज जनरली होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ इस तरीके से, या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो कंबशन हो, रेडॉक्स रिएक्शन हो, तो उस केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से एनर्जी चेंजेस हो जाएंगे, उसी के स्टडी को क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ व्हाट बेटा, भाई एग्जैक्ट आपकी किताब का डेफिनेशन एज इट इज तंत तंत मैच होईल याची गॅरंटी नाही। हाँ बट कंसेप्ट पक्का मैच होगा इसका गारंटी। तो थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ व्हाट बेटा, या थर्मोडायनामिक्स कंसर्न विथ व्हाट बेटा, एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल और, या फिजिकल एंड केमिकल, हाँ फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। हाँ सर, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तो एग्जाम्पल्स देखो, थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा एग्जाम्पल। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप बोल लेते हो बेटा, ठीक है ना, वेपराइजेशन, मेल्टिंग, हाँ, या आप इसको हीटिंग बोल दो, एटसेट्रा। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आप बोल दो कंबशन, राइट, कंबशन बोल दो आप, या रेडॉक्स रिएक्शन बोल दो, कोई भी रिएक्शन आप बोल दो।
तो उसमें जो भी एनर्जी चेंजेस होंगे उसको क्या बोल देंगे बेटा, उसके स्टडी को बोल देंगे थर्मोडायनामिक्स। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स रह जाए, देखो बेटा मैंने कई सारी चीजें ऑलरेडी ऐड करके रखी है ताकि हमारा कंटेंट जो है कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाए। तो ऑलरेडी कुछ चीजें ऐड करके रखी है कि हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले तो सिस्टम क्या रहेगा, सराउंडिंग क्या रहेगा। तो सिस्टम माने हम लोग वैसे हम लोग डिटेल में तो देखने ही वाले हैं। देन टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड, कौन से टाइप के सिस्टम रहेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव, किस तरीके से स्टेट फंक्शन क्या होगा और पाथ फंक्शन, इसके तरह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या रह जाए। तो ऐसी ढेर सारी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं बारी बारी से। देखो बेटा सिस्टम क्या रहेगा, तो सिस्टम का जैसे मैं सिस्टम बना ही लेते हैं, तो मेरे को ये सिस्टम जो है ना, सब बच्चे यहाँ पे गौर करेंगे, रुक करेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ पे रखेंगे। मैं बता दूं भाई अपने पास सिस्टम कौन सा रहता है, तो सिस्टम रहता है बेटा, एक रहेगा डब्बा जिसको बोलेंगे अपन कंटेनर। इस कंटेनर में, इस कंटेनर के ऊपर रखेंगे बेटा एक पिस्टन। कभी कभी इस पिस्टन को आप बोल दोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस पिस्टन, इस डब्बे में जो आप चीजें रखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं और इसके ऊपर क्या कर देंगे बेटा, एक पिस्टन रख देंगे। इस पिस्टन को जनरली लोग बोल देते थे फ्रिक्शनलेस और मासलेस पिस्टन। क्या बोल देते बेटा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। तो इस कंटेनर में भरा रहेगा बेटा गैस, गैस, एंड दिस वाज बेटा पिस्टन। क्या है बेटा, पिस्टन। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इसको बोला जाएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको बोला जाएगा मासलेस और फ्रिक्शनलेस, या जस्ट चलो अभी फिलहाल के लिए जस्ट पिस्टन बोल देते हैं। कभी कभी इसको रिजिड भी बोल देते हैं। हाँ, तो एक कंटेनर में भरा रहेगा गैस, ऊपर रहेगा पिस्टन। सर इसका क्या लेना देना, थर्मोडायनेमिक्स में यही सिस्टम आपका काम करेगा। सो इन ऑल एग्जांपल्स of this chapter, the system will be used। सर पहले सिस्टम तो बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला सिस्टम इस्तेमाल। तो सिस्टम क्या रहेगा, तो सिस्टम ऐसा पार्ट रहेगा पूरे यूनिवर्स का जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो विच इज अंडर द थर्मोडायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन। उसमें क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सिस्टम में। और उस सिस्टम के आजू बाजू में जो भी रहेगा सिस्टम को छोड़ के, उसको क्या बोल देंगे बेटा, सराउंडिंग। तो थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में बोलते जाते हैं या डेफिनेशन लिखते जाते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम यहीं पे लिख देते हैं बेटा, सिस्टम। So part of universe which is under thermodynamics investigation is called as what beta, system। A part of universe which is under thermodynamic investigation, उसको क्या बोल देंगे बेटा, सिस्टम बोल देंगे। सर तो सराउंडिंग क्या, किसको बोल देंगे, तो सराउंडिंग का डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि सराउंडिंग का डेफिनेशन मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो क्योंकि देखो चीजों को हमको करना है आसान, ना कि डिफिकल्ट, और जितना कम टाइम में जितना आसानी से इसको कर सके वैसे करता है। तो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख देंगे, सर ऐसा रहता है यूनिवर्स। हाँ सर यूनिवर्स रहता है, तो यूनिवर्स में क्या रहता है बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हाँ जी सर। तो जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर के बाहर जो भी है ना वो क्या है बेटा, सराउंडिंग। और कंटेनर प्लस सराउंडिंग को मिला के बन जाएगा बेटा यूनिवर्स। क्या बन जाएगा बेटा, यूनिवर्स। तो आपको अगर लेट से सराउंडिंग अगर देखना है, सराउंडिंग, तो यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो सिस्टम को छोड़ के रहेगा। तो यूनिवर्स माइनस सिस्टम। अरे सर ये तो लॉजिकल चीज को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने लगे। हाँ जी बेटा बिल्कुल। तो देखो बेटा, और इनको दोनों को सेपरेट करने वाला रहेगा बाउंड्री, जो शायद आपकी किताब में डेफिनेशन ना हो, बट द बाउंड्री विल सेपरेट व्हाट बेटा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। कितना मजेदार है। तो आप लोग बाउंड्री भी देख लेना बेटा। तो बाउंड्री क्या रहेगा, विच विल सेपरेट
सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इनके बीच में रहेगा, तो चलो लिख ही देते हैं। जितनी ज्यादा चीजें एक ही केस में कर देंगे, तो इट इज व्हाट बेटा, बाउंड्री। तो ये क्या रह जाएगा बेटा, सराउंडिंग। हाँ सर बढ़िया। माने ऐसी कोई चीज जैसे कि इस कंटेनर के वॉल्स दैट वन विल एक्ट एज बेटा बाउंड्री। बढ़ते आगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिस्टम है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम यहाँ पे एक ही केस में सारी सिस्टम लिख देता है। तो सबसे पहला वाला रहेगा बेटा ओपन सिस्टम। क्या रहेगा, ओपन सिस्टम। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशन बता जरूर दूंगा, ठीक ना। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो भाई होता क्या है, तीनों को कर देते सेपरेट। हाँ, तो देखना बेटा, गौर करना इस बात पे। ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम जब हम लोग बात कर रहे हैं, होता क्या है, सिस्टम ले लेते हैं। तो सिस्टम में अभी क्या कर दो बेटा, एक डब्बा लिख देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें होती रहेगी। तो ये मेरा सिस्टम है, हाँ जी सर बढ़िया। ये भी सिस्टम है, इसमें भरा है गैस, ये जो कुछ भी है, ठीक है ना, इसमें भरा है गैस, ठीक है। मैं क्या कर दूँ बेटा, इस सिस्टम में एक एरो लिख दूँ। तो अच्छी चीज दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, क्या होता है बेटा, इसमें एक्सचेंज लिख देते बेटा, ठीक है, एक्सचेंज लिख देते हैं। अभी ये एक्सचेंज इस तरीके से लिखेंगे, इस बात पे गौर करना। जो बच्चा इसको समझ गया, तो मतलब समझ लो काम डन है। अभी ये एरो क्या दर्शाएगा, गौर करना इस बात पे। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैटर। तो इसका मतलब एनर्जी अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है, मैटर अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है, उसको बोल देंगे बेटा ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल आपकी किताब में बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, डोंट वरी। यहाँ पे क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी जो है उसका एक्सचेंज हो जाएगा, बट मैटर का एक्सचेंज जो है वो ना हो पाएगा, मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। यहां पे अगर मैं बात कर दूं, यहां पे ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगा ना तो मैटर एक्सचेंज हो पाएगा। किसमें बेटा, किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में। तो इसको लिख देते कुछ इस तरीके से, ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगा ना मैटर एक्सचेंज हो पाएगा। इतना बढ़िया। तो डेफिनेशन क्या रह जाएगा ओपन सिस्टम का, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज व्हाट बेटा, सॉरी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर टेक्स प्लेस। जैसे कि भाई चाय, हाँ चहा पितोय तर कप आहे, ठीक आहे ना, चहा गरम चहा ओतला त्याच्यात, थोडा वेळ तो तसाच्या तसा राहू दिला, चहा थोड्या वेळाने थंड होणार। चहा थंड होतोय म्हणजे काय, एनर्जी डाऊन होत आहे, तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ भाई। अभी देखो चहा ठेवलेला आहे, चहाचे फ्यूम्स निघतात, फ्यूम्स म्हणजे काय, वॉटर वेपर्स निघतात, वॉटर वेपर्स निघतात म्हणजे काय, मैटर त्याच्यातून बाहर जाता है। सो मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज वहां पे हो रहा है। तर चहाचा कप उघडा आहे, गरम गरम चहा त्याच्यात ओतला तर एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज होते। मी काय केलं, ती बशी घेतली आणि उलटी मारली, मैंने उसको ढक दिया, चाय के कप को ढक दिया, तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, बट चाय तो ठंडा हो ही जाएगा बेटा अल्टीमेटली ओवर द टाइम पीरियड। तो चाय तो ठंडा हो जाएगा, मैंने एनर्जी का एक्सचेंज हो गया बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। अभी मैंने क्या करा, वही चाय मैंने थर्मास फ्लास्क में भर दिया। अब थर्मास फ्लास्क में ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगा ना मैटर एक्सचेंज हो पाएगा। तो यहाँ पे दिमाग में छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्यूट सा सवाल आ जाता है, और सवाल ये रहता है सर थर्मास फ्लास्क में भी ओके आधा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे चाय गर्म का गर्म रहता है, बट सर हम पूरा दिन भर रख दे तो चाय तो ठंडा हो जाता है।
चलो कई बढ़िया क्वालिटी का थर्मास है, पूरा दिन भर भी नहीं होता, बट भाई 2 दिन के बाद तो ठंडा होगा, 3 दिन के बाद तो ठंडा होगा। तो सर आप कैसे बोल रहे हो कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा? तो भाई ये तो एक बाउंड्री लाइन के साथ हम लोग बोल दिए कि सर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, बट ऐसा परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, हम लोग बेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं, माने चाय को 1 हफ्ते तक गरम का गरम रहे इतना बढ़िया का आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं, बट परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे लिख देते हैं परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। होपफुली सबको डेफिनेशन भी क्लियर। तो बस यही डेफिनेशन है, द सिस्टम इन विच exchange of energy as well as matter takes place called as open system. The system in which exchange of energy is possible but exchange of matter does not take place, closed system. The system in which neither exchange of energy nor exchange of matter takes place, उसको क्या बोल देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अगेन इनके एग्जाम्पल और मतलब को समझना बहुत जरूरी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहता है? नाम में देखो, इन माने इंडिपेंडेंट, इन माने, तो ये ट्रिक के हिसाब से बता रहा, इन माने इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज which are independent on amount of substance और matter बोल दो यार, amount of substance called as what बेटा? called as intensive। तो ये एक ट्रिक के फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। भाई एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देखो, आप लोग अगर समझे ना तो दुनिया का, मैं यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल लिख दूं यार, बट अगर कंसेप्ट समझो, दुनिया का कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा के देख लो तो आपको मजा आ जाएगा। आप समझ जाओगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना है तो एग्जाम्पल बढ़िया से लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, आप स्पेसिफिक हीट बोल दो। क्या भाई? स्पेसिफिक हीट, जहाँ पे भी ये स्पेसिफिक वर्ड आ गया ना, समझ लो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी रह जाएगा, ठीक है ना? स्पेसिफिक हीट, और क्या बोल सकते हैं, ओके एटसेट्रा लिख देते हैं। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात लिख देते हैं, तो रेशियो ऑफ नोट, नोट में क्या लिख देंगे बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो रहता है बेटा वो रह जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, तो मास एज वेल एज वॉल्यूम, तो एग्जांपल भी बता दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, ठीक है ना? ये क्या रह जाता है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो बढ़ते बेटा आगे। और मैं आपको एकदम मतलब ऐसा फालतू के होप्स नहीं देना चाहता, मैं ये जो समरी कर रहा हूँ बेटा, दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड एज वेल एज एमएचटी सीटी पॉइंट ऑफ व्यू। जेई मेंस के लिए या जेई एडवांस के लिए दिस समरी विल नॉट बी गुड इनफ। हाँ, कुछ हद तक फायदा हो सकता है, बट टोटली आपका हर चीज रिवाइज हो जाएगा इसका मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा बेटा, ठीक है ना? तो खाली फोकट के कुछ बच्चे होप्स लगा कि यहाँ पे हमारा जेई मेंस का 100% कवर हो जाएगा, ना ना। हाँ, आपने अगर ऑलरेडी पढ़ लिया तो समरी के लिए डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस, राइट? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन जाए? इसके एग्जैक्ट अपोजिट, द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन, इंडिपेंडेंट के बदले डिपेंडेंट कर दो, बाकी सारी चीजें तो सेम है, तो शुड आई डू आई नीड टू राइट? चलो लिख ही देते हैं ताकि आपको नोट्स भी बढ़िया से हो जाए। तो द प्रॉपर्टीज
अच्छा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स का अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट में कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है ना, और आपको सारे स्लाइड्स में एक बार दिखा दूंगा। द प्रॉपर्टीज, तो टेंशन लेना नहीं है, मैं चाहे तो चलो अब तक के जो भी थे यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स। तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो यू कैन जस्ट कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। तो एक्चुअल तो कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। चलो, तो ये पूरा लिखने के बाद यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन amount of substance called as what beta, called as extensive properties, एक्सपेंसिव नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हाँ, देख लेते भाई एग्जांपल के तौर पे। ऑब्वियसली ऐसे जो जो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास के ऊपर डिपेंड रहेंगे या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जैसे कि मास, ऑब्वियसली मास इटसेल्फ, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल। वॉल्यूम, कितना कंटेंट है, कितना है, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड रहेगी। तो ये सारी क्या बन जाएगी बेटा, ये क्या बन जाएंगे, ऑल विल बी व्हाट बेटा, आप हीट कंटेंट बोल दो, इंटरनल एनर्जी बोल दो, तो ये जरूरी है तो ये लिख देते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो इन प्रॉपर्टीज को देखो, यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैं अगला स्लाइड जो है ओपन कर देता हूं। इसके बाद अगला बेटा स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, हाँ, कौन से स्टेट का फंक्शन है ये, सब्सटेंस के स्टेट का फंक्शन रहेगा बेटा। जैसे कि अगेन ये ऐसे फंक्शन होंगे बेटा, या प्रॉपर्टीज विच विल बी डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो इसको एग्जांपल लेके बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं एक बेटर एग्जांपल ही लिख देता हूं, मैं दो सिस्टम लिख देता हूं। तो इस कंटेनर में भरा है बेटा गैस, और मैंने क्या करा, सेम कंटेनर को जस्ट हीट कर दिया। क्या कर दिया भाई, हीट कर दिया, ठीक है। तो इसमें प्रेशर था बेटा P1, वॉल्यूम था V1 एंड टेम्परेचर था T1, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है बेटा N1। मैंने क्या करा बेटा, इसको हीट कर दिया, क्लोज कंटेनर था, क्या था बेटा, क्लोज कंटेनर था। मैंने इस कंटेनर को कर दिया हीट। तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, आई सिंपली हीटेड। तो भाई नंबर ऑफ मोल तो सेम ही रहेगा, ओके सर, नंबर ऑफ मोल सेम, प्रेशर बदल जाएगा, तो प्रेशर क्या बन जाएगा बेटा P2। वॉल्यूम, कंटेनर क्लोज है इसलिए वॉल्यूम सेम रहेगा V1। भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बदल जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ पे पिस्टन लगा के रखता तो वहां पे प्रेशर सेम रहता, वॉल्यूम बदल जाता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन। ये क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन। जो आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से ये प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। अच्छा, मैं एक ये पर्टिकुलर फंक्शन अगर फिक्स कर लिया तो उस सब्सटेंस का मैं स्टेट भी डिसाइड कर सकता हूँ। मेरे को अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर पता है तो वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड रहेगा, गैस रहेगा, या लिक्विड रहेगा, ये भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टेट फंक्शन क्या रहेगा बेटा, तो इसको लिख देते एग्जांपल के तौर पे। स्टेट फंक्शन कुछ इस तरीके से लिख देते बेटा, हाँ, प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द स्टेट, प्रॉपर्टीज विच डिफाइंस स्टेट ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड एज व्हाट बेटा, स्टेट फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्या एग्जांपल रहेंगे बेटा, एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन। वो सब्सटेंस जो है, ऐसे कौन से प्रॉपर्टी जो स्टेट को डिफाइन करेगा। भाई मैं पानी को हीट कर दिया, मैं पानी को हीट कर दिया,
100 डिग्री से ऊपर, तो पानी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर, तो उसका प्रेशर भी मैं मेजर कर सकता हूँ, वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड रहेगा, गैस रहेगा, लिक्विड रहेगा, कौन से स्टेट माने महाराष्ट्र असेल के गुजरात मध्ये असेल, हाँ? तो एकदम फालतू वाला जोक था, मेरे को पता है, बट भावनाओं को समझो यार। प्रॉपर्टीज तो कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर विच डिफाइंस स्टेट ऑफ सिस्टम, माने सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को बोला जाता है स्टेट फंक्शन। कितनी मजेदार। तो बढ़ते बेटा स्टेट फंक्शन के बाद पढ़ते बेटा पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन जो है बेटा, विच वन विल बी इंडिपेंडेंट, वैसे पाथ फंक्शन के बारे में एक सिंपल सी बात बता देते हैं। विच वन विल बी डिपेंड ऑन द पाथ, स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो गैस से लेके गैस में फिर आने तक कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि गैस था बेटा एक कंटेनर में, मैं उसको हाई मैंने हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस करा, तो उसका मैंने बना दिया लिक्विड, फिर से मैंने उसको फिर से मैंने कूल करा, फिर से बना दिया सॉलिड, हीट करा, हीट करके फिर से बनाया लिक्विड, लिक्विड को फिर से हीट करा बनाया गैस, गैस को फिर से हाई टेम्परेचर पे हीट करा तो गैस ही रहा, बट गैस का टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं अपन। मैंने उसको फिर से कूल करा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो गैस बना। भाई मैंने एनर्जी का तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन करा ना, तो एनर्जी तो कुछ ना कुछ खर्चा हुआ, इजंट इट? तो एनर्जी विल बी व्हाट बेटा, इट विल बी पाथ फंक्शन। तो कितना, तो उसको इन शॉर्ट बोलेंगे वर्क, एक्चुअली कितना काम कर हम लोगों ने उस सिस्टम के ऊपर। तो पाथ फंक्शन क्या रहेगा बेटा? पाथ फंक्शन विच इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज विच इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ बट इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट बेटा? स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बस वही डेफिनेशन में लिख देंगे या properties which are dependent on path followed but independent on state of system या चलो स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे गौर करना बेटा इस बात पे, उसको क्या बोल देंगे बेटा अपन? पाथ फंक्शन बोल देंगे। विच वन विल बी व्हाट बेटा? इंडिपेंड ऑन द व्हाट बेटा? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझना है तो एक बढ़िया सा एग्जांपल, डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल भी दे देंगे, बट यहाँ पे आपको जो एग्जांपल चाहिए वो लिख देते पहले। फॉर एग्जांपल वर्क, क्या बेटा? वर्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट बेटा? पाथ फंक्शन। बात पे गौर करना। और दूसरा, दिस फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज व्हाट बेटा? हीट। ये दोनों इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शन बन जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता दूं, जैसे कि लेट से मैं यहाँ से लेट से मैं महाराष्ट्र से चलना स्टार्ट करा बेटा कन्याकुमारी तक, तो मैं सीधा कन्याकुमारी तक जा सकता हूँ बाय रोड। बट लेट से मैं घूम के गया, तो लेट से मैं तेलंगाना, आप बोल दो तमिलनाडु, फिर केरला, कर्नाटका, घूमते घूमते मैं पहुंच रहा हूँ बेटा कन्याकुमारी। भाई देखो पाथ जो है, जैसे मान लो यहाँ से, सर इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं सर? बोर्ड पे ही बढ़िया सा डायग्राम बना दो। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे क्या कर देते हैं? एक लाइन खींच देते हैं। तो मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से लेके यहीं तक पहुंचा, मैं अलग रास्ता लेके, तो भाई एनर्जी कहाँ पे, मेरा काम कहाँ पे ज्यादा खर्चा होगा? इस पाथ पे, ना कि इस पाथ पे। इस पाथ पे कम वर्क होगा, इस पाथ पे ज्यादा वर्क होगा। तो दिस इज व्हाट बेटा? पाथ फंक्शन। होपफुली ये एग्जांपल आप लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर रहेगा, राइट? क्लियर है बच्चा लोग? तो बढ़ते बेटा आगे, हाँ। तो आगे क्या लिखा है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो जब मैं किसी भी सिस्टम को, कोई भी सिस्टम अगर आप स्टडी है फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि ये कंटेनर लिख लेते बेटा, जो हम लोग शुरू में लिखे थे वही कंटेनर लिख लेते हैं। ये कंटेनर जो है बेटा, इसमें
लेट से इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका था, क्या था भाई, इक्विलिब्रियम आ गया था, बढ़िया सा सिस्टम लिख देते हैं। अच्छा भाई, ये था सिस्टम। तो इस सिस्टम के ऊपर लिख दिया था मैंने कंटेनर, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया था बेटा पिस्टन। मैंने क्या करा बेटा, तो यहाँ पे जो प्रेशर था, वॉल्यूम था, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, मैंने ये चीज़ें चेंज कर दी, मैंने पिस्टन को उठा दिया। तो यहाँ पे कोई सिस्टम जो है इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस क्या है वो बता देते हैं। एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा मैं बता देता हूँ। ये पिस्टन को उठा दिया, दबा दिया, जैसा आप समझो, ठीक है ना। हमने इस पिस्टन को ऊपर उठा दिया बाय डूइंग सम वर्क और कुछ भी, ठीक है ना। सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पे कोई एक इक्विलिब्रियम आ चुका था, तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोल, दिस इज एट ए इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल दो, ठीक है ना। तो मैंने इसको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। मैं इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बाय हीट करके, पिस्टन को उठा के, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बेटा, इसका ये बन जाएगा P2, V2, T2। तो फिर से आफ्टर सम टाइम ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस सिस्टम विल बी अगेन इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो, विल बी एस्टेब्लिश्ड अगेन, ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। तो इसको भाई देखो, अगेन सारी डेफिनेशन जो है टू द पॉइंट लिखवाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, तो इस बात को समझना है आप लोगों ने। तो ऐसे कौन कौन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी हम लोगों को देखना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टाइप के हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस, और इन प्रोसेसेस में क्या क्या चीजें होती जाती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यहाँ पे लिख दी है, क्या आइसोथर्मल सिस्टम किसको बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस, या सॉरी सिस्टम बोल रहे हैं भाई फिर से, प्रोसेस। तो प्रोसेस माने कुछ काम कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस है, जैसे आप लिक्विड को हीट कर रहे हो, उसको बॉइल कर रहे हो, तो दिस इज एन प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रहेगा बेटा, ऐसा प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। सर ये इंटरनल एनर्जी जीरो कैसे रहेगा वो आगे देखेंगे, बट अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एज व्हाट बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबके डेफिनेशन लिखवाना तो वैसे डिफिकल्ट रहेगा, तो शुरू में डेफिनेशन, भाई यही से डेफिनेशन आपका तैयार हो जाता है। प्रोसेस which is carried out at what beta, which is carried out at constant temperature called as what beta, called as isothermal process। होपफुली ये डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। इंटरनल एनर्जी, अगर सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का जब टॉपिक आ जाएगा तब आपको इंटरनल एनर्जी फिर से बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए इंटरनल एनर्जी जो रहेगा वो जीरो रहेगा, इस पे गौर कर लेना है। बढ़ते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। अरे कितना चेंज इन प्रेशर, भाई डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, जब भी आप डेल्टा लिख देते हो बेटा, डेल्टा का मतलब क्या रहेगा बेटा, फाइनल कुछ भी। तो डेल्टा टी है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा पी है तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, डेल्टा डब्ल्यू है तो फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क। तो जो भी डेल्टा जहां पे भी लग रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, तो चीजें एकदम मस्त बढ़िया से समझ में आ जाएगी। तो डेल्टा पी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर कितना है, जीरो, तो माने फाइनल और इनिशियल सेम ही है। तो प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर उसको बोल देंगे बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस। तो यही से लिख देंगे
द प्रोसेस which is carried out at what beta, carried out at constant pressure, क्या भाई, constant pressure called as what beta, called as isobaric process. ठीक है बेटा, अभी इतने पूरे डेफिनेशन का इतना छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, तो आप इसको शॉर्ट नोट में लिखो, आप इसको शॉर्ट नोट में लिखो, बात समझ में आ रही है बेटा। फिर अगला आइसोकोरिक प्रोसेस, अगेन डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जीरो, तो फाइनल और इनिशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट व्हाट बेटा, कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। मजा आ भी गयो सर। अगला एडियाबेटिक प्रोसेस, Q इज इक्वल टू जीरो, Q माने व्हाट बेटा, हीट एनर्जी, क्या भाई, हीट, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू जीरो, तो माने ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो जब भी आप ऐसे डेफिनेशंस को देखो बेटा, तो छोटी सी बात पे आपको चीजें जो है वो क्लियर बन जाती है, राइट। तो जो हम लोगों ने इसमें बोल दिया था बेटा, जो डेफिनेशन में बोला वही लिख देंगे। जैसा आपको बताया कि प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। तो कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या बोलेंगे बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ, बढ़ते हैं। अगला है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रहेगा सर, तो ए से बी में जब जाएगा, ए से जब बी में जाएगा तो बी से ए में भी आ जाएगा, तो दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में। बट यहाँ पे रिवर्सिबल कुछ इस तरीके से नहीं समझेंगे। तो फाइनल जो जैसे कि मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम, अपना सिस्टम तो भाई सिस्टम ही है। तो भाई ऊपर जो है, मेरे को ऐसा ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए, छोड़ो, मेरे को मेरे हैंड रिटन जो है वो वाला सिस्टम चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होने वाला है ये मेरे को पता है। तो यह है हमारा सिस्टम, तो सेम वाला सिस्टम यहाँ पर लिखवा देता है। और एक लिख दे, बिल्कुल लिख देते हैं। हाँ, बढ़िया। तो यहाँ पे पिस्टन भी लिखवा देता है। आपको पिस्टन का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देगा, बट मैंने क्या करा है, थोड़ा सा गौर करा है। अच्छा, आपको शॉर्ट स्क्रीन शॉट्स भी लेने रहेंगे, तो मैं स्क्रीन शॉट्स के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, प्रेशर P1, P1, V1, T1, यहाँ पे क्या कर देते बेटा, P2, V2, T2, P2, V2, T2, यहाँ पे P3, V3, T3। आपको बोल दूं, इन दोनों के बीच में इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस रहेगा। तो P1, V1 and T1 will have, yeah, will be almost similar to what beta,
P2 V2 and T2, which will be almost similar to P3 V3 T3। अरे सर क्या बात कर रहे हो भाई, देखो इतना कम डिफरेंस रहेगा, उस कम डिफरेंस को बोलते बेटा इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिफरेंस इनके बीच में, ऑलमोस्ट सिमिलर इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस, सही है। अब इस बात को समझो, जब मैं P1 V1 T1 ले लिया, यहां पे कुछ भी नहीं था, तो जस्ट इमेजिन इतना बड़ा कंटेनर है, अंदर गैस भरा है, तो गैस के ऊपर रखा है पिस्टन। मैं पिस्टन के ऊपर क्या कर दिया बेटा, एक छोटा सा रेत का दाना डाल दिया। पिस्टन का मूवमेंट खुली आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा, बट एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो होगा। मैं दूसरा रेत का दाना डाला, तीसरा रेत का दाना डाला, तो जब एक एक दाना डाल रहा हूं ना, तो पहला स्टेट एंड फाइनल स्टेट इन दोनों में ऑलमोस्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। जब मैं पहला रेत का दाना डाला, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा। दूसरा रेत का दाना डाला, तो पहले और दूसरे के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा। जब तीसरा रेत का दाना डाला, तो दूसरे और तीसरे के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा। जब चौथा रेत का दाना डाला, तो तीसरे और चौथे के बीच में मेरे को कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा। बट ऐसे में डालते डालते लेट से 1,00,000 रेत के दाने डाल दिए, तो शुरू का और फाइनल का मेरे को कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिख जाएगा। बट जब मैं एक एक दाना डाल रहा हूं, तब मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, उसी को क्या बोल देंगे बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिफरेंस जो रहता है ना बेटा, इसको खुली आंखों से देखना डिफिकल्ट रहता है, या हम उसको शायद प्रेडिक्ट ना कर पाए। बट शुरू और फाइनल जो स्टेट है, छोटे छोटे इनफाइनेटसिमली स्मॉल स्टेप को जोड़ जोड़ के मैं शुरू का और फाइनल का डिफरेंस जो है वो ढूंढ सकता हूं। दैट इज व्हाट बेटा मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या होता है, मैंने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिख के रखे, मैं पढ़ के भी बता देता हूं, क्योंकि शायद मेरा हैंडराइटिंग आप लोगों को समझ में ना आए, राइट। तो ड्राइविंग एंड ऑपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय एन इनफाइनेटसिमल स्मॉल अमाउंट। तो ड्राइविंग माने जैसे कि मान लो मैं पिस्टन को नीचे दबा रहा हूं, तो गैस जो है ऊपर दबाएगा, तो ये गैस का क्या है बेटा, ड्राइविंग फोर्स। और मेरा क्या, या मैं जो फोर्स लगा रहा हूं दैट इज ड्राइविंग फोर्स, और गैस का जो है अपोजिंग फोर्स। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनेटसिमल स्मॉल डिफरेंस रहेगा। भाई रेत मैं हाथ से जोर से दबा दूंगा, बट रेत का एक छोटा सा दाना डाला, एक छोटासा खडा टाकला, तर त्याच्याने खूप विशेष फरक। तर दोघांचा बाहेरचा प्रेशर आणि आतमधला प्रेशर ऑलमोस्ट काय बाळा सेम। प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय अन इनफायनायझेबल चेंज। ही प्रोसेस परत रिव्हर्स केली जाऊ शकते बाय इन्फायनायझेबल स्मॉल चेंज इन अ कंडिशन। मी जी एखादी कंडिशन जसं वेटची कंडिशन लावलेली होती, ठीक है ना। इन्फायनायझेबली स्लो एंड टेक्स प्लेस इन अ इन्फाइनाइट स्टेप। भाई जब मैं रिवर्सिबल प्रोसेस एक एक दाना डालते जा रहा हूं, तो क्या है बेटा, स्लो एंड इट विल टेक्स मी इन्फाइनाइट स्टेप। मला इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ती स्टेप रिपीट करायला लागेल, तेव्हा मला ती रिव्हर्सिबल प्रोसेस मिळते। ऍट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप, at the end of every step of the process the system attains mechanical equilibrium। मी एक रेतीचा दाना टाकला, समजून घ्या ते पिस्टन थोडंसं खाली गेलं असेल, पण परत वरती आला ते, ठीक है ना। तो इट विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो जब तक कोई नया रेत का दाना नहीं डाल देते वो वहीं पे रहेगा। फिर से एक रेत का दाना डाल, नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया, पर ओरिजिनल पोजीशन पे शायद ना पहुंचा। बट ओरिजिनल पोजीशन और एक दाना डालने के बाद का पोजीशन ऑलमोस्ट इतना कम डिफरेंस रहता है जो हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, राइट। बढ़ते बच्चा लोग आगे, तो नेचर ऑफ वर्क, तो इसका देखेंगे एक्सप्रेशन और इसके देखेंगे बेटा दो एग्जांपल, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्रेशन और एग्जांपल जो अगेन पूरा डेरिवेशन डिफाइन नहीं करेंगे, बट एग्जांपल जो है इनको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो हमको यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखना रहता है, बट हम लोग वर्क जो है बेटा या फोर्स जो है, फोर्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं पहले बारी बारी से देख लेते हैं। तो फोर्स क्या रहता है बेटा आपका, फोर्स क्या रहता है, देखो मैकेनिकली हम लोग इस डेफिनेशन को देख रहे हैं, राइट ना। तो या फोर्स या वर्क दोनों का रिलेशनशिप आप फोर्स इक्वल टू लिख सकते हो या वर्क इज इक्वल टू लिखते हो। तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी हमारा जो सिस्टम है बेटा, इसमें भी हम लोग डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दिस इज मैकेनिकली, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहता है बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर क्या रहता है बेटा,
फोर्स अपॉन एरिया, बोलो हाँ या ना, इनटू आप वॉल्यूम एज इट इज लिख लो, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। मैं यहाँ पे आपको एरिया और वॉल्यूम जो है कुछ डिस्टेंस के टर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो एरिया क्या रहता है बेटा, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्क्वायर लिख ले, सिंस एरिया इज इक्वल टू व्हाट बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा बेटा, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, तो टी क्यूब बन जाएगा। हाँ जी सर। तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इनटू व्हाट बेटा, डिस्टेंस क्यूब। तो आप क्या कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो पीवी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, पीवी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या रहता है बेटा, पीवी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, वर्क डन। तो दिस इज पीवी काइंड ऑफ वर्क हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने पे वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 अगर मैं देख लूं तो देखो बेटा, वॉल्यूम चेंज होने पे प्रेशर के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो किस तरीके से फर्क पड़ेगा भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 अगर देखते हो तो यहाँ पे मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिखता, मैं सीधा लिख देता हूँ क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलो मैं चाहे तो आपके लिए रिएक्शन लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पे अमोनिया प्लस HCl एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन में आपको पता है अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में आपको जो है वो मिल जाएगा, राइट। होपफुली रिएक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो H2O2 से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, तो ट्वाइस H2O2, रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में, तो लिक्विड विल गिव व्हाट बेटा, ट्वाइस वाटर अगेन इन लिक्विड प्लस O2 गैस। भाई गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं ऐसा लिख दूं, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन हो रहा है। भाई एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो वॉल्यूम बदलेगा, तो वर्क डन कुछ ना कुछ तो होगा। तो कैसे होगा वर्क डन, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा, और एक्सपेंशन विल डेफिनेटली गिव व्हाट बेटा, यहाँ पे बन जाएगा एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन विल डेफिनेटली गिव व्हाट बेटा, पीवी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है ना। इसका आगे क्या लिख लेते बेटा, अमोनिया प्लस HCl, तो ये क्या बन जाता है बेटा, अमोनिया क्या है, गैस, प्लस HCl भी क्या है बेटा, गैस। सर HCl तो हम हमारे लैबोरेटरी में लिक्विड देख लेते हैं बेटा, हाँ लिक्विड तो रहता है, बट हाई प्रेशर पे HCl गैस को उसमें भरा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है बेटा, NH4Cl, क्या भाई, NH4Cl, ये बन जाता है सॉलिड। देख लो भाई, गैस जो था गैस से सॉलिड बन गया, वॉल्यूम सडनली बहुत कम, प्रेशर बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, कॉम्प्रेशन, क्या बन गया, कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर घट गया, तो बस वही पीवी काइंड ऑफ वर्क पढ़ेंगे। आगे नेचर ऑफ हीट। भाई नेचर ऑफ हीट क्या है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली हीट क्या है बेटा, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा तो क्या होगा बेटा, डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का, उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा। तो हमको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी बेटा, हीट इज व्हाट बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be exchanged between system and surrounding। और यही तो आप क्या कर लोगे बेटा, तो आगे इंटरनल एनर्जी में हीट का रोल किस तरीके से आ जाएगा वो भी देख लेंगे। तो साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन एंड हीट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। मैं इसको एक बहुत बढ़िया डायग्राम से मैं आपको बता दूं, जो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा बेटा, तो केयरफुली देखना। हाँ, तो सिस्टम का कोई तो भी एनर्जी है जिसको बोल दूंगा मैं इंटरनल एनर्जी, और यहां से मैं आगे आपके सारे फॉर्मूले जो है वो यहीं पे डिफाइन कर देता हूं। तो देखना बेटा, इसका एनर्जी कुछ तो भी है, इंटरनल एनर्जी। हाँ जी सर, इंटरनल एनर्जी है। इस इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बेटा, U से। एंड डेल्टा U क्या रहेगा बेटा, डेल्टा U विल बी व्हाट बेटा, U2 माइनस U1। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। हाँ सर, इसका फर्क क्या पड़ेगा, बात पे गौर करना। मैं अगर सिस्टम पे काम करता हूं, बात पे गौर करना, तो सिस्टम पे काम कर, अरे ये बाहर कर दिया आपने, सिस्टम बाहर काम कर रहा है या सिस्टम के ऊपर काम करा जा रहा है। मैं वर्क डन जो है या हीट, ये तो वर्क डन के बारे में बोल दिया, हीट जो है लिबरेट हो रही है या हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, ये उल्टा कर देते हैं।
हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है। तो बात पे गौर करना बेटा, यहाँ पे वर्क जो रहेगा बेटा, वर्क वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क बाहर जा रहा है ना, तो ये क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव। वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो वर्क विल बी व्हाट बेटा, पॉजिटिव। इतना आसान है। तो ये साइन कन्वेंशन यहीं पे डन है भाई। बात पे गौर करना, मैं हीट की बात करता हूँ, ये तो वर्क की बात कर ली। तो वर्क, सॉरी ये हीट, हीट जो है, हीट लिबरेटेड बाय द सिस्टम, या आप क्या बोल दो, हीट जो है सिस्टम से निकल रहा है, तो सिस्टम से निकल रहा है तो ये क्या रहेगा बेटा, निगेटिव। ये हीट जो है यहाँ पे सिस्टम के ऊपर ऐड हो रहा है तो क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव। इतना सिंपल सा है। तो इसका इंटरनल एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये भी हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द पीवी वर्क, तो सिंपल सा भाई, मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा। तो वर्क डन क्या रहता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। V2 माइनस V1 लिख सकते हो या डेल्टा V लिख सकते हो। P एक्सटर्नल क्या है बेटा, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। एंड डेल्टा V क्या रहेगा बेटा, V2 माइनस V1। वर्क तो ऑब्वियसली वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, जो भी लास्ट स्लाइड में ही आप लोगों को बता दिया है। तो फ्री एक्सपांशन क्या रहता है भाई, जब एक्सपांशन माने गैस एक्सपांड हो रहा है, फ्री एक्सपांशन का मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो रहेगा, तो इन दैट केस आराम से फ्री एक्सपांशन उसको बोल। जनरली फ्री एक्सपांशन कब होता है, कैसे होता है, ये बता देते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपांशन अंडर जीरो एक्सटर्नल फोर्स, क्या भाई, जीरो एक्सटर्नल फोर्स, कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कॉल्ड एज जीरो एक्सपांशन। क्या बोल देते बेटा, जीरो एक्सपांशन, सॉरी फ्री एक्सपांशन, कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। भाई मेरे को बताओ, अगर फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो इन दिस केस क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इन द केस ऑफ फ्री एक्सपांशन मैं सिंपली क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि ओके, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि डायग्राम के बेसिस पे ज़्यादा सही रहेगा। देखो भाई यहाँ पे लेट्स एक तीन सा पेपर था, यहाँ पे भरा था गैस, क्या भाई, गैस भरा था। और यहाँ पे क्या था बेटा, वैक्यूम, क्या था बेटा, वैक्यूम था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था। मैं इस पेपर को जो था ना बेटा, ये पेपर को मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐसे इस तरीके से फाड़ा, इस तरीके से फाड़ा, तो गैस क्या हो जाएगा बेटा, वैक्यूम के अंदर एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। और जब भी फ्री एक्सपांशन रहता है तो वर्क डन कितना रहेगा बेटा, तो लिख लेते हैं, पी एक्सटर्नल विल बी और बेटा, पी एक्सटर्नल विल बी जीरो। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वट बेटा, डेल्टा V। भाई ये अगर जीरो बन गया तो वर्क डन विल बी वट बेटा, इट इज जीरो, तो वर्क डन विल बी वट बेटा, जीरो, वर्क डन विल बी जीरो इन केस ऑफ वट बेटा, फ्री एक्सपांशन। होपफुली ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी, राइट। बढ़ते बेटा आगे, यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। तो एनर्जी के यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है बेटा, आपको ध्यान में रखने के लिए मैं बता दूं, दिस मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है, और जिसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम्स को भी करोगे बेटा सॉल्व, राइट। होपफुली ये एग्जांपल जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और इतने 2 या 3 यूनिट से आपका काम आराम से चल जाता है। आगे बेटा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, तो आपको बता दें, जो आपने रिवर्सिबल प्रोसेस देखा ना बेटा, तो उसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बता दूं, तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, क्या बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आप बोल दो, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा। और
द प्रोसेस शुड बी टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट रिवर्सिबल बोल दिया तो सारी चीजें आ गई बेटा। तो इसके दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा, प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म में वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन को रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा डब्ल्यू मैक्स। क्या बेटा? डब्ल्यू मैक्स। तो डब्ल्यू मैक्स किस तरीके से निकाला जाएगा, गौर करना है यहाँ पे। तो डब्ल्यू मैक्स जिसको बोल देंगे मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट बेटा, -2.303 एन आर टी log to the base 10 v2 by what बेटा, v2 by v1, v2 by माने फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, v2 by v1। तो आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू पता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। r पता है आपको, गैस कांस्टेंट। हाँ जी सर। आपको t पता है, t पता है टेम्परेचर। आपको v2 पता है फाइनल वॉल्यूम। क्या भाई? फाइनल वॉल्यूम। v1 आपको पता है इनिशियल वॉल्यूम। क्या भाई? इनिशियल वॉल्यूम। तो इसी को जैसे आपको अकॉर्डिंग टू इनर्ट गैस अगर मैं लिख लूं, हाँ छोटी सी बात लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू इनर्ट गैस, या सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन, इनर्ट गैस बोल रहे हैं एक्चुअली, आइडियल गैस में इनर्ट कंडीशन जो बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ, V1 को इस साइड में लेके जाओ और P2 के इस साइड में लेके जाओ, तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो मैं V2 बाय V1 को P1 बाय P2 से रिप्लेस कर देता, तो मेरे को मिल जाएगा इक्वेशन। तो बस वही चीज यहाँ पे कर देंगे। क्या बेटा? W मैक्स वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 P1 बाय P2। आपको सारी चीजें पता है, सिर्फ P1 बता देते। P1 इनिशियल प्रेशर एंड P2 क्या है बेटा, फाइनल प्रेशर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाएगा जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व, राइट। बढ़ते आगे। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा बेटा, इंटरनल एनर्जी इज अ टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा बेटा, सारे टाइप की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल बॉन्ड वाइब्रेट हो रहा है वो भी। तो देखो भाई एक एक छोटा छोटा एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डिफिकल्ट, बट कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इजी, क्योंकि आप कितना हीट दे रहे हो, कितना काम कर रहे हो, ये आपको पता है। तो बस उसी को आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो उसको आप क्या बोल दोगे बेटा, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो रहेगा बेटा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, U2 माइनस U1। तो आगे इसको भी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, Q प्लस W आगे लिख देंगे। एनीवे चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो डेफिनेशन सब लोगों को पता है, राइट। अरे भाई बोलो हाँ या ना, अरे सर लिख ही दो। अच्छा, आपने आपके पीछे के ढेर सारे आपके स्क्रीनशॉट्स पेंडिंग रहेंगे, तो कहाँ से शायद पेज नंबर 8 या 9 से आपके स्क्रीनशॉट पेंडिंग थे, तो आप वहाँ से लिख लो। हाँ शायद यहाँ से पेंडिंग हो गए, तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट्स। तो लेते जाइए स्क्रीनशॉट्स। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए बेटा। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, then next, then next, then next, next। लेते जाइए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में याद नहीं रहता, शायद लास्ट में भी याद ना रहे, तो इसीलिए अभी बता दे रहे हैं कि आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। then next, then next, then next, then next, then next, then next। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बता देते हैं बेटा। वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी बता दिया, तो डेफिनेशन भी लिख देते हैं, हाँ, नहीं तो आप लोग रोध हो गए। एनर्जी neither created nor destroyed, it just changes from one form to another। उसको क्या बोल देंगे बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जैसे कि इंटरनल एनर्जी के टर्म में ही लिख देते हैं, तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? Q प्लस डब्ल्यू। देखो ये जो फॉर्मुलेशन देखेंगे बेटा अपन इंटरनल एनर्जी का, तो इन केस ऑफ व्हाट बेटा? इंटरनल सॉरी फर्स्ट लॉ को इंटरनल एनर्जी के टर्म में ही देखेंगे। तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी व्हाट बेटा? हीट प्लस वर्क डन। वही तो हम लोग कर रहे थे। आप कितना एनर्जी सप्लाई करोगे, कितना एनर्जी निकालोगे, एक छोटा सा डायग्राम आपको बताया था, उस डायग्राम से आपकी सारी चीजें, इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू, U2 माइनस U1, तो U2 कितना रहेगा या U1 कितना रहेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वर्क निकल रहा है कर रहे हो, हीट निकल रहा है ऐड कर रहे हो, तो दैट वन विल डिसाइड योर इंटरनल एनर्जी। तो बस वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ क्या भाई? हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट बेटा? Q प्लस डब्ल्यू। तो इस बात को समझना है, ये इक्वेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे लिख लो ना भाई, जैसे कि एक सिस्टम के ऊपर एक सिस्टम है, ठीक है, इसका इंटरनल एनर्जी मेरे को पता नहीं था, ठीक है ना, मेरे को इंटरनल एनर्जी नहीं पता था, बट डेल्टा यू निकाल सकता मैं, U2 माइनस U1। तो U2 को कौन डिसाइड करेगा? जैसे इनिशियल तो U1 मेरे को लेट से मैं जस्ट डिफरेंस पता करूंगा, तो मैंने कितना वर्क करा, वर्क मैंने ऐड करा, मैंने हीट निकाला, क्या भाई? मैंने हीट निकाला, तो वर्क को कर देंगे ऐड, हीट को कर देंगे माइनस, तो वहां से आपको मिल जाएगा बेटा हीट एंड वर्क डन। तो हीट एंड वर्क डन, आप हीट को निकाल रहे हो, जोड़ रहे हो, तो उसका साइन चेंज होगा। आप वर्क डन को, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, तो उसके बेसिस पे इसका साइन कन्वेंशन जो है वो चेंज होते जाएगा। तो अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए किस तरीके से हम लोग इस फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या था बेटा? सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था बेटा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा चेंज इन हीट जो है बेटा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और वर्क डन स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप क्या कर दोगे बेटा? डेल्टा यू विल बी व्हाट? इक्वल टू 0। तो यही था आपका। तो ये ऑलरेडी हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में देखे थे। बोलो हाँ यार। वैसे आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो भाई, इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट बेटा? Q प्लस डब्ल्यू। क्या बेटा? Q प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा टी जो है बेटा, ये एक्चुअल जब आप इक्वेशन डिराइव करते हो, तो डेल्टा टी चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस 0 होने की वजह से डेल्टा यू क्या बन जाता है बेटा? ओवरऑल 0, जो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो यू जस्ट लुक एट दिस आइसोथर्मल प्रोसेस, देख लो भाई, इंटरनल एनर्जी जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? 0 रह जाएगा। होपफुल ये चीज सब लोगों को क्लियर है। बढ़ते बेटा आगे। ओके, देन उसके बाद है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहेगा बेटा? Q इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस Q क्या था बेटा? Q इज इक्वल टू 0 था। तो सिंस डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट बेटा? Q प्लस W, सिंस इट इज 0, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? W, और माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। तो ये दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आइसोकोरिक प्रोसेस, चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा बेटा 0 रहेगा। तो लिखते जाते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट बेटा? Q प्लस डब्ल्यू, सिंस वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट बेटा? माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। अगर डेल्टा V अगर 0 है, आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू 0 भाई, तो ये वर्क डन कितना बन जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट बेटा? डेल्टा इज इक्वल टू Q। तो इसको बोला जाता है बेटा QV। क्या बोला जाता है? QV। अगर आप लिखना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कर रहे हो तो आप इसको QV लिख सकते हो। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? QV। आइसोबेरिक प्रोसेस, डेल्टा P इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 0। क्या रह जाता है बेटा? डेल्टा P इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, माने एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं तो किस तरीके से ये आइसोबेरिक प्रोसेस में हम लोग लिख सकते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड सिंस W इज इक्वल टू व्हाट बेटा?
माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आपको बोल दूं फॉर ओपन सिस्टम जो रहता है बेटा पी जो है वो कांस्टेंट रहता है। पी क्या रहता है? कांस्टेंट। एंड चेंज इन वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 0 रहता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, गौर करना इस बात पे, जब मैं इस आइसोबेरिक प्रोसेस की बात कर लूं तो लिख देते हैं, हाँ? तो इक्वेशन ही लिख दिया। तो चलो लिखते जाते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। Q विल बी इक्वल टू ये W को माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस माइनस पी एक्सटर्नल इंटू और बेटा डेल्टा वी। मैं इक्वेशन को जब रीअरेंज करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है बेटा, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस इस माइनस इस साइड में ज़्यादा टाइम क्या बन जाएगा प्लस, तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी टू डेल्टा वी। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाता है। इस इक्वेशन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्यू पी क्या रहेगा बेटा, हीट एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आई होप इक्वेशन सारे क्लियर है। बढ़ते बेटा आगे। तो एंथैल्पी, तो एंथैल्पी का एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा बेटा, एंथैल्पी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एच। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, H2 माइनस H1। तो एंथैल्पी ये सिंपल सा इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड H क्या रहता है ये भी आपको आगे बता देते हैं, राइट। तो सारा डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे, बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के ऊपर फोकस करते जाएंगे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट बेटा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी का इक्वेशन आपको पता है, इट इज व्हाट बेटा, वर्क डन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाएगा। तो आगे से बस इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखते जाएंगे। तो रिलेशनशिप और इन इक्वेशंस का जो है हम लोग इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस मान देखते जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। तो इन डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में व्हाट इज द रिलेशन, ये डेल्टा एन जी कहाँ से डिराइव करा गया, बस इसको बोल देता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी एक रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर डेल्टा एन जी निकालना है हमको, ऑब्वियसली डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, डेल्टा एन जी इक्वल टू व्हाट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स। तो इतना सिंपली ये चीज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N2 प्लस 3H2 यूज्ड व्हाट बेटा, ट्वाइस अमोनिया। तो देख लेना दिस इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया बेटा आपका 3, यहाँ पे आ गया आपका 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं बेटा, तो 2, 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने बेटा, 1 प्लस 3। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, दिस इज N2, N2 दिस इज N2 माइनस दिस इज व्हाट बेटा N1। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली निकल के, दिस वन विल बिकम -2, 2 माइनस 4। बात समझ में आ रही है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। तो दिस पर्टिकुलरली डिसाइड्स कि रिएक्शन किस तरीके से होने वाला है, राइट। और इसका N2 और N1 का इंपॉर्टेंस भी बता दिया। जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो N2 इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, और रिएक्शन जो है वर्क डन जो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं। देख लेना बेटा। तो जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल डेल्टा एन जी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, निगेटिव। तो ये निगेटिव कब आया, क्योंकि N2 जो है, N2 इज स्मॉलर देन N1, या आप ऐसा बोल सकते हो N1 इज ग्रेटर देन व्हाट बेटा, N2। तो बस वही कंडीशन यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में आप लोग क्या कर सकते हो, वर्क डन इज व्हाट बेटा, वर्क डन इज लेस देन 0। तो वर्क डन अगर लेस देन 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम। माने W इज इक्वल टू व्हाट बेटा, निगेटिव। और अगर ये निगेटिव रहा तो हम इसको बोलते हैं बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम। एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे कर लेंगे बेटा, जो लिखेंगे नहीं। वर्क डन इज ग्रेटर देन 0, वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम। बात समझ में आ रही है बेटा, वर्क डन ऑन द
सिस्टम। तो साइमल्टेनियसली आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट बेटा 0। यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा 0 रह जाएगा। बढ़ते बेटा आगे, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन सबके डेफिनेशन आपको स्टेट बोर्ड में इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट ड्यू टू टाइम रेस्ट्रिक्शन मैं सबके डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, बस मोटा मोटी आपको आइडिया दे देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा? फ्यूजन एक प्रोसेस है। ये तीनों क्या है बेटा, यहाँ पे आपको प्रोसेस जो रहते हैं, तो यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हो। क्या बेटा? फेज ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोल सकते हो, सही है। और इसको क्या बोल सकते हो बेटा? केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हो। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब आप क्या बोल दो, सॉलिड से जब आप लिक्विड बना दो, क्या बोल दोगे बेटा? फ्यूजन बोल दोगे। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, भाई लिक्विड से आप गैस बना दो, कितना? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से सीधा गैस बना दोगे। कंडीशंस बस ध्यान में रख लेना, दैट्स ऑल। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जब आप 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस से क्या बना दोगे बेटा? टोटली आयंस सेपरेट कर दोगे। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस से अगर आप आयंस बना देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा उसको क्या बोल दोगे? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब यहाँ पे ड्यू टू टाइम रेस्ट्रिक्शन सबके डेफिनेशन अगर हमको देखने तो कम से कम 15-20 मिनट चले जाए। वैसे ये सेशन सिर्फ 1 घंटे का होना था, बट इट इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड, तो कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। समरी जो है वो जनरली 1 घंटे का होना चाहिए, बट थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा एक्सटेंड होगा। तो फटाफट देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री क्या रहता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद व्हाट बेटा? एंथैल्पी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कितना एनर्जी का लेन देन हो रहा है वही हम लोग यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो मोटा मोटी इतना बोल देते बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माने जब हम लोग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कर देते हैं। तो सिंपली दैट इज हाउ वी कैन गेट द एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट पूरा डेफिनेशन के हिसाब से एक इक्वेशन भी लिख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ व्हाट बेटा? प्रोडक्ट, एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ व्हाट बेटा? रिएक्टेंट्स। ये क्या बन जाता है बेटा आपका? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो दैट इज हाउ सिंपली वी कैन राइट व्हाट बेटा इक्वेशन, ठीक है ना। ओके, बढ़ते बेटा आगे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या रहता है? भाई एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिनमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, यहाँ पे एंडोथर्मिक में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन को चाहिए होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में अगर बात करें, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ व्हाट बेटा? प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स का एनर्जी जो है बेटा वो क्या रह जाएगा? कम। हम लोग लास्ट में क्या लिखे थे? कम लिखे थे या ज्यादा लिखे थे? एनीवे इज लेस देन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स का एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा बेटा? ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। बात को समझो, बात को समझो। ये अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, अगर ये वैल्यू अगर रिएक्टेंट का वैल्यू अगर ज़्यादा है और ये अगर कम है तो ओवरऑल वैल्यू विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव। तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा लिख देंगे, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट जो है इज ग्रेटर दैन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, राइट। बढ़ते बेटा आगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखने के लिए हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा? तो बेटा सबका आइडिया जो है वो यही से निकलेगा, ठीक है ना। सबका आइडिया कहाँ से निकलेगा बेटा? इस बेसिक रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से सारे आइडिया निकलेंगे। जैसे कि जब हम लोग एंथैल्पीज की बात करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इस कंडीशन पे जो सब्सटेंस है कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है?
तो उसी स्टेट में उसका रिएक्शन करना है। तो दैट इज व्हाट बेटा अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या रह जाता, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हम लोग बेसिकली सेम स्टैंडर्ड कंडीशन होने चाहिए, उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेंशन रहना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस रहना चाहिए, एट द एंड ऑफ एनी रिएक्टर एंड प्रोडक्ट उसके नीचे उसका स्टेट लिखा होना चाहिए, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये आ जाएगा आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माने सभी रिएक्टर जो है स्टैंडर्ड स्टेट में लेके जो हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे, एक कोई भी मॉलिक्यूल बना रहे, फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड स्टेट के सब्सटेंस, जैसे कि मान लो वाटर बना रहे हैं, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाएंगे, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में कहाँ पे, गैस पे, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में कहाँ पे, गैस में, वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में कहाँ पे बेटा, लिक्विड है। तो ये सारे कंडीशन ध्यान में रखते हुए जब हम लोग कोई मॉलिक्यूल को बनाएंगे उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगेन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट में मॉलिक्यूल लेके अगेन एट स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग जो कोई रिएक्शन कर देंगे उसको स्टैंडर्ड जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगा उस रिएक्शन में उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या रहेगा बेटा, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज उसका कंबशन अगर कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा उसको क्या बोल देंगे, हीट ऑफ कंबशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, हीट ऑफ कंबशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन अगेन सारे स्टैंडर्ड स्टेट आपको लेने हैं, तो सारे डेफिनेशंस में आपको नहीं बताऊंगा, प्लीज गो थ्रू ऑल द डेफिनेशन, बेसिक आइडिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही रहेगा। आगे देखते हैं बेटा बॉन्ड एंथैल्पी। तो बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगा बेटा, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा, थोड़ा सा अपन फास्ट जा रहे हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम, ठीक है। तो देख ले, तो एंथैल्पी चेंज क्या रह जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन अ 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन 1 मोल ले लिया गैसियस स्टेट में, ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होगा उसको क्या बोल देंगे बेटा, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी बोल देंगे। जब एवरेज, तो कभी कभी अभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है पता कर लेंगे, HCl के बीच में बॉन्ड है पता कर लेंगे, क्योंकि अभी बॉन्ड जो है ना सिर्फ 2 एटम के बीच में, तो बॉन्ड को तोड़ दो तो जो एनर्जी मिल जाएगा दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बट अगर मान लो मॉलिक्यूल है तो वहां पे ले लेते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे वाटर का बॉन्ड तोड़ दिया बेटा, यहाँ पे H प्लस OH लिख दिया, यहाँ पे लेट से बॉन्ड एंथैल्पी जो है लेट से मैं इसको लिख देता हूँ X लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर से ये OH जो है बेटा, ये OH को फिर से तोड़ दिया तो H प्लस ऑक्सीजन बन गया, यहाँ पे मिल गया Y। तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं एवरेज ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मैं एवरेज ले लेता हूँ। तो x प्लस वाई, तो ये एनर्जी कितना बन गया बेटा, x प्लस वाई, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या बन जाएगा, तो बेसिक आइडिया आपको दे दिया है यहाँ पे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, x प्लस वाई बाय 2, क्योंकि 2 बार बॉन्ड तोड़ दिया इसलिए इसका एवरेज ले लेंगे। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया। उसके बाद हेज लॉ आ जाता है बेटा। हेज लॉ क्या बोलता है, जैसे कि अभी हेज लॉ आप केमिकल बॉन्डिंग में भी आप हेज लॉ पढ़ते हो, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया से आपको हेज लॉ का आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो मैं ए से बना रहा हूँ बेटा, लेट से पी, क्या बना रहा हूँ, ए से पी, यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है बेटा दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एक्स, कितना है बेटा, एक्स है ओवरऑल एनर्जी चेंज। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, आप इसको क्या बोल दो बेटा, लेट से इट इज x किलोजूल पर मोल, ऐसा आप लिख दो। मैं अगर ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कर दिया, लेट से ए से बना रहा हूँ बी, बी से बना रहा हूँ सी, सी से बना रहा हूँ डी, डी से बना रहा हूँ ई, ई से बना रहा हूँ एफ, एफ से बना रहा हूँ पी, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होता है बेटा, यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है, लेट से मैं स्मॉल ए बी सी डी ई एफ, ये प्लस माइनस आप कुछ भी जोड़ते जाओ, प्लस माइनस माइनस माइनस, लेट से ई जो है बेटा ई प्लस है, ये जो है ये भी प्लस है, तो कुछ इस तरीके से तो सारे एनर्जीज का जो सम रहेगा, ये कुछ ढंग से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट फिर भी बेसिक आइडिया को समझो। मैं अगर मान लो ए से बना रहा हूँ बी, यहाँ पे एनर्जी लग रहा है लेट से प्लस ए, बी से बना रहा हूँ लेट से मैं सी, यहाँ पे एनर्जी लग रहा है प्लस बी, कुछ भी लिख दो, सी से बना रहा हूं मैं डी, यहाँ पे माइनस सी, एनर्जी, एनर्जी लिबरेट हो रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है, दिस इज एनर्जी। तो डी से बना रहा हूँ बेटा मैं, अभी चलो एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, मैं डी से बना रहा हूँ लेट से पी, तो यहाँ पे माइनस डी, इतना एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो चाहे आप रिएक्शन सिंगल स्टेप में करो मल्टीपल स्टेप में करो, ओवरऑल जो सम है
सम ऑफ ऑल एनर्जीज, जैसे कि प्लस ए प्लस प्लस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 6 किलो जूल पर मोल। बात को समझो, बात को समझो। तो चाहे रिएक्शन तुम सिंगल स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, ओवरऑल एनर्जी कितना रहेगा बेटा, सेम रहेगा। यही क्या बोल रहा है, हेज लॉ बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा, हेज लॉ आपको बता रहा है। एंट्रोपी क्या रहता है बेटा, देखो बेटा ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आई नो कि ये समरी है, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं। इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। माने लेट्स से किताबों का स्टैक है, तो किताब आपने स्टैक को तोड़ दिया तो रैंडमनेस बढ़ गया, माने एंट्रोपी बढ़ गया। आपने फिर से किताबें इकट्ठा समेट के स्टैक बना दिया तो एंट्रोपी घट गया। तो जब रिएक्शंस करते हैं मॉलिक्यूल कितना रैंडमली फैले हुए हैं और कितना कॉम्पैक्ट है, तो आप सीधा सा लॉजिक लगा सकते हो। मैं सॉलिड आइस ले लिया, जब सॉलिड से वो लिक्विड बन रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, माने एंट्रोपी बढ़ रहा है। अब लिक्विड को फिर से हीट कर दिया, क्या बन गया बेटा, गैसेस, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में वही लिख देता हूँ, सॉलिड आइस, तो यहाँ पे लिक्विड वाटर, फिर यहाँ पे एनर्जी देते जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर वेपर्स। एंट्रोपी क्या हो रहा है बेटा, एंट्रोपी जो है बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, एंट्रोपी, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसको क्या बोलते हैं, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। टी क्या है बेटा, टेम्परेचर, डेल्टा एस क्या है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा एस का मतलब लिख देते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, चेंज इन एंट्रोपी। बात समझ में आ रही है, बढ़ते बेटा आगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये बोलता है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस माने नेचर में अपने आप से होने वाला प्रोसेस, उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या बोल देते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। तो एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का रिलेशनशिप क्या रहता है, डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस को क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पे प्रोसेस को बोल देंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोल देंगे बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देंगे। और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देंगे, क्या बोल देंगे बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देंगे, ठीक है। और तीसरा डेल्टा एस इज, तो डेल्टा एस टोटल बोल दिया आपको, राइट। हाँ, तो डेल्टा एस टोटल का पहले तो मतलब बता देते हैं। तो डेल्टा एस टोटल का मतलब भी साइड में लिख देते हैं एक्चुअली। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू व्हाट बेटा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ व्हाट बेटा, सराउंडिंग। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट इज व्हाट बेटा, स्पॉन्टेनियस, इट इज व्हाट बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एट इक्विलिब्रियम में ये आ जाएगा। बढ़ते आगे, तो गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी का इक्वेशन जो है बेटा, G इज इक्वल टू व्हाट बेटा, H माइनस टी एस। जब मैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दोनों का चेंज लिख लेता हूं, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, क्योंकि T जो है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लीजिए। यहाँ से भी ढेर सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ से आपको एमएसटी सीईटी में डायरेक्टली सवाल पूछ ले जाते हैं। तो गिव्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी ये तो हम लोग ऑलरेडी देख लिया बेटा। डेल्टा एस टोटल, तो सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, हाँ जी सर, ये क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कितना आसान है। इनको पूरा चार्ट या इसी फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। इतना ढेर सारा थ्योरी लिखने से बेटर अगर आप इस चार्ट के फॉर्म में पढ़ लिए तो मजा आ गया। तो भाई मैं अभी पूरा पढ़ता नहीं है। डेल्टा एच, अब इक्वेशन आपको पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आपको डेल्टा जी और मैंने तीनों के हिसाब से
आपको रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये पता कर सकते हो। तो बस वही चीज ढूंढनी है, डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच भी निगेटिव, डेल्टा जी भी निगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो बस वही चीजें आपको देखना है सारी, कौन से टेम्परेचर पे क्या चीजें करें, इक्वेशन में एक्चुअल वैल्यूज डाल के देखो। हाई टेम्प ये इट मस्ट बी लो टेम्परेचर, अगर ये लो टेम्परेचर हुआ तो ये वैल्यू छोटा आएगा, ये वैल्यू अगर छोटा आ गया तभी जाके आपका डेल्टा जी जो है निगेटिव आएगा एज कम्पेयर टू व्हाट बेटा दिस वैल्यूज। होपफुली ये चीजें समझ में आ रही है बेटा, ठीक है ना। ओके तो बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे क्या है, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम सेम इक्वेशन डेल्टा जी, यही इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट काम में आने वाला है, इसी इक्वेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वैसे दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू बेटा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो सारे फॉर्मूलेज आप ध्यान में रखो, गिव्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी, इन इक्वेशंस को मैंने डिराइव नहीं करा यहाँ पे, तो आप जस्ट इक्वेशन को देखो। क्यूसी क्या रहेगा बेटा, कोई भी रिएक्शन अगर लिख दो तो दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट एक्चुअली। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, क्यूसी को केसी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा जी जीरो रहा, इफ डेल्टा जी जीरो, तो क्या कर दोगे बेटा, जीरो इज इक्वल टू व्हाट बेटा, डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यूसी लिख दो। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहा तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू व्हाट बेटा माइनस आर टी एल एन क्यूसी। एल एन को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303, ठीक है ना, आर टी लॉग टू द बेस 10 क्यूसी। एंड क्यूसी कोई भी रिएक्शन के लिए कैसे लिख, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी इज गिविंग व्हाट बेटा सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। तो क्यूसी कैसे लिखा जाता है इस रिएक्शन के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट। अगर प्रेशर है तो क्यूपी लिख दो, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर जो कुछ भी है, तो प्रेशर के टर्म में भी आप लोग लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। होपफुली यहाँ तक चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर है, कोई जनरल रिएक्शन के लिए भी आप वो सारी चीजें कर सकते हो। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आ गई। वैसे रिवीजन में क्या ही लेके पूरा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो है हम लोग यहाँ पे कवर करवा लिए हैं। और होमवर्क आप पूरा इंटेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर दीजिए, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करवा दीजिए, तो बढ़िया है। मिलते हैं अगले समरी सेशन में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, 100% के करीब जाते रहिए। सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।